आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि टर्म इंश्योरेंस किस कंपनी का लेना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में दर्जनों कंपनियां हैं और हर कंपनी खुद को सबसे बेहतर बताती है। लेकिन सही कंपनी चुनना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। इसलिए अगर आप भी टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सी कंपनी चुने, किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी आपके परिवार के लिए सही रहेगी, तो ये वीडियो आपके लिए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा बल्कि वो तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद किसी भी कंपनी को चेक करके सही फैसला ले सके और भविष्य में पछताना न पड़े। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि सिर्फ किसी दोस्त, रिश्तेदार, एडवाइजर या यूट्यूब पर वीडियो देखकर या किसी की सलाह पर कभी भी टर्म इंश्योरेंस मत खरीदिए, क्योंकि जो कंपनी किसी एक व्यक्ति के लिए सही हो सकती है, जरूरी नहीं कि वही कंपनी आपके लिए भी सही हो। आपको कंपनी चुनने से पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पैरामीटर देखने होते हैं जिन्हें अधिकांश लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि वे सिर्फ प्रीमियम देखकर फैसला कर लेते हैं। अगर किसी कंपनी का प्रीमियम कम दिखाई देता है तो तुरंत सोच लेते हैं कि यही सबसे अच्छी कंपनी है, जबकि सच्चाई यह है कि सबसे सस्ता प्रीमियम हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। दूसरी गलती लोग एडवर्टाइजमेंट देखकर करते हैं। टीवी पर विज्ञापन देखकर या किसी सेलिब्रिटी को देखकर पॉलिसी खरीद लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से कंपनी की मार्केटिंग पता चलती है लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं। तीसरी गलती लोग क्लेम सेटलमेंट रेशो का सही मतलब समझे बिना करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इतना सुन लेते हैं कि इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 99% है, इसलिए यही सबसे अच्छी कंपनी है, जबकि रियलिटी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। और आज मैं आपको इसे आसान उदाहरण से समझाऊंगा। मान लीजिए किसी कंपनी के पास एक साल में 1000 क्लेम आए और उनमें से 990 क्लेम कंपनी ने अप्रूव कर दिए और 10 क्लेम रिजेक्ट कर दिए, तो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना हुआ? लगभग 99%। अब पहली नजर में यह बहुत शानदार लगता है, लेकिन यहां एक सवाल पूछना जरूरी है कि जो 10 क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, आखिर क्यों हुए? क्या कंपनी ने बिना वजह रिजेक्ट किया है या फिर पॉलिसी होल्डर ने जानकारी छुपाई थी? कई बार लोग स्मोकिंग करते हैं लेकिन फॉर्म में नॉन स्मोकर लिख देते हैं। कई लोग पहले से बीमारी होने के बावजूद जानकारी छिपा लेते हैं। कई लोग गलत इनकम बताते हैं। कई लोग नॉमिनी की जानकारी ठीक से नहीं भरते और बाद में क्लेम के समय समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो देखना काफी नहीं है, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि क्लेम रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। अच्छी कंपनी चुनने के साथ साथ सही जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। अब एक और आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक कंपनी ए है और उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो 99.40% है और कंपनी बी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 98.80% है। तो क्या सिर्फ इस अंतर की वजह से कंपनी ए हमेशा बेहतर होगी? जरूरी नहीं, क्योंकि हमें दूसरी चीजों को भी देखना जरूरी है, जैसे कंपनी कितने वर्षों से काम कर रही है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, उसके पास कितना कैपिटल है, उसकी सोल्वेंसी रेशो क्या है, कस्टमर सर्विस कैसी है और क्लेम प्रोसेस कितना आसान है। अब बात करते हैं सोल्वेंसी रेशो की, क्योंकि यही वो चीज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं लेकिन बड़े निवेशक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा देखते हैं। आसान भाषा में समझिए कि सोल्वेंसी रेशो का मतलब होता है कि अगर भविष्य में कंपनी पर बहुत सारे क्लेम एक साथ आ जाए तो क्या कंपनी के पास उन्हें चुकाने के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो कंपनियां, कंपनी एक्स और कंपनी वाई, दोनों के पास एक जैसी पॉलिसीज है, लेकिन कंपनी एक्स के पास अपने भविष्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए ज्यादा मजबूत फाइनेंशियल रिजर्व नहीं है, जबकि कंपनी वाई के पास कम रिजर्व है। तो अगर किसी कठिन परिस्थिति में हजारों क्लेम एक साथ आते हैं तो स्वाभाविक रूप से मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन वाली कंपनी ज्यादा सुरक्षित मानी जाएगी। यही कारण है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर सोल्वेंसी रेशो को बहुत महत्व देता है, क्योंकि यह कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का संकेत देता है। आसान उदाहरण से समझिए, अगर किसी परिवार की मंथली इनकम 1 लाख रुपए है और उसके ऊपर 20,000 की जिम्मेदारी है, तो वह परिवार फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत माना जाएगा। लेकिन अगर उसी परिवार की इनकम 1 लाख है और जिम्मेदारी 95,000 है, तो भविष्य में छोटी सी परेशानी भी उसे फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल सकती है। ठीक इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझने में सोल्वेंसी रेशो मदद करता है। इसलिए जब भी आप सर्च करें टर्म इंश्योरेंस किस कंपनी का लेना चाहिए, तो सिर्फ प्रीमियम या एडवर्टाइजमेंट मत देखिए, बल्कि क्लेम सेटलमेंट रेशो और सोल्वेंसी रेशो
दोनों को एक साथ में समझना जरूरी है, क्योंकि यही दो बातें आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद करेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स बाकी हैं जिन्हें इग्नोर करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशो और क्लेम सेटलमेंट रेशो में क्या अंतर होता है, बड़े क्लेम देने वाली कंपनी को कैसे पहचाने, किन वेबसाइट्स पर ऑफिशियल डाटा देखना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स कंपेयर करने चाहिए, और आखिर फाइनल डिसीजन लेते समय कौन सा चेकलिस्ट फॉलो करना चाहिए, ताकि आप अपने परिवार के लिए सही टर्म इंश्योरेंस कंपनी चुन सके। इसलिए वीडियो का अगला भाग बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर सही कंपनी को कंपेयर कैसे करें, क्योंकि जब आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस किस कंपनी का लेना चाहिए, तो आपको हर जगह अलग अलग सलाह मिलती है। इसलिए अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बताने जा रहा हूं, जिसे फॉलो करके आप किसी भी कंपनी का सही एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि क्लेम सेटलमेंट रेशो और क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशो दोनों अलग अलग चीजें हैं, और अधिकतर लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशो हमें बताता है कि कंपनी ने कुल कितने क्लेम में से कितने क्लेम अप्रूव किए हैं, जबकि क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशो यह बताता है कि कुल क्लेम अमाउंट का कितना प्रतिशत वास्तव में पे किया गया। आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए किसी कंपनी के पास 100 क्लेम आए जिनकी कुल वैल्यू 100 करोड़ थी, और कंपनी ने 99 यानी कि 99 क्लेम अप्रूव कर दिए। लेकिन अगर उन 99 क्लेम की यानी कि 99 क्लेम की वैल्यू केवल 70 करोड़ थी और 30 करोड़ वाले बड़े क्लेम किसी कारण से रिजेक्ट हो गए, तो क्लेम सेटलमेंट रेशो लगभग 99% दिखाई देगा, लेकिन क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशो 70% रहेगा। इसलिए केवल नंबर ऑफ क्लेम्स देखकर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि कंपनी क्लेम अमाउंट कितना पे कर रही है। अब दूसरा उदाहरण समझिए, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है कंपनी ए। कंपनी ए ने 100 में से 98 क्लेम पास किए और कुल 98 करोड़ का पेमेंट किया, जबकि कंपनी बी ने 100 में से 99 क्लेम पास किए लेकिन केवल 82 करोड़ का पेमेंट किया। केवल क्लेम सेटलमेंट रेशो देखकर कंपनी बी बेहतर लगेगी, लेकिन क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशो देखने पर तस्वीर बदल सकती है। इसलिए दोनों डाटा को एक साथ समझना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि यह डाटा कहां से देखें। हमेशा कोशिश करें कि इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिशियल एनुअल रिपोर्ट, आईआरडी की ऑफिशियल रिपोर्ट और कंपनी के पब्लिक डिस्क्लोजर को देखें, क्योंकि यही सबसे भरोसेमंद सोर्स होते हैं। सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट या व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर कभी भी डिसीजन मत लीजिए। अब बात करते हैं डिटेल में सोल्वेंसी रेशो के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका नाम तो सुनते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं समझते। आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मिनिमम सोल्वेंसी रेशो मेंटेन करने का नियम रखता है, ताकि कंपनी भविष्य के क्लेम्स चुकाने में सक्षम रहे। आसान भाषा में समझिए, अगर किसी कंपनी के ऊपर 100 रुपए की भविष्य की जिम्मेदारी है और उसके पास पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो वह मजबूत स्थिति में मानी जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। दोनों के पास 10 लाख कस्टमर्स है, लेकिन कंपनी ए का सोल्वेंसी रेशो ज्यादा मजबूत है और कंपनी बी का कम है। तो मार्केट में किसी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या अचानक बहुत ज्यादा क्लेम आने की स्थिति में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कम सोल्वेंसी रेशो वाली कंपनी खराब है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी डिसीजन का हिस्सा बनाना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए कि केवल हाई क्लेम सेटलमेंट रेशो और अच्छा सोल्वेंसी रेशो होने से भी डिसीजन पूरा नहीं होता, क्योंकि आपको कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि वह कितने वर्षों से इंश्योरेंस बिजनेस में है, उसका कस्टमर बेस कितना बड़ा है, उसका क्लेम प्रोसेस कितना आसान है, ऑनलाइन क्लेम फैसिलिटी उपलब्ध है या नहीं, नॉमिनी को क्लेम लेने में कितनी आसानी होती है, कस्टमर सपोर्ट कैसा है और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद एक और बड़ी गलती की बात करते हैं जो हजारों लोग करते हैं। लोग ऑनलाइन प्रीमियम कैलकुलेटर में सबसे कम प्रीमियम देखकर तुरंत पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनमें कौन कौन से फीचर शामिल हैं। क्या उनमें टर्मिनल इलनेस बेनिफिट है, क्या उसमें क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है, क्या उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, या एडीडीबी राइडर दिया हुआ है, या वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर उपलब्ध है, क्या उनमें फ्यूचर इंक्रीज ऑप्शन है, क्या इसमें लाइफ स्टेज बेनिफिट है, क्या उनमें क्लेम प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल है। इसलिए हमेशा फीचर्स की तुलना भी करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हर व्यूअर से कहना चाहता हूं वो ये है कि दुनिया की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को बिना वजह रिजेक्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि क्लेम रिजेक्ट होने के सबसे कॉमन रीजन अक्सर गलत जानकारी, इनकम की गलत डिटेल, स्मोकिंग या मेडिकल हिस्ट्री छिपाना,
एग्जिस्टिंग पॉलिसी न बताना, गलत नॉमिनी इंफॉर्मेशन देना या प्रपोजल फॉर्म खुद चेक न करना होते हैं। इसलिए प्रपोजल फॉर्म हमेशा खुद पढ़कर वेरीफाई करें और हर जानकारी बिल्कुल सही दें। अब सवाल आता है कि आखिर टर्म इंश्योरेंस किस कंपनी का लेना चाहिए। तो इसका सबसे सही जवाब यह है कि किसी एक कंपनी को सभी लोगों के लिए बेस्ट कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की उम्र, इनकम, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ कंडीशन, बजट और फाइनेंशियल गोल अलग अलग होते हैं। इसलिए सही कंपनी वही होगी जो आपकी जरूरतों को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी सही जानकारी के आधार पर फैसला ले सके। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसे ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो नियमित रूप से लेकर आता हूं। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।